चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सोशल साइंस टर्म 1 एग्जाम का सैम्पल पेपर नंबर 2, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसके अंदर आपको 24 में से 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके पहले इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन ग्रीक हिस्ट्री? यूनानी इतिहास में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि का क्या महत्व था? ठीक है, तो सभी को पता है भाई, जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंग जो ग्रीस है उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी। आंसर नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल? वो कौन सी टर्म है जो कि यूज होती है किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए प्लेबिसाइट इज द करेक्ट आंसर, बी जनमत संग्रह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंच नेशन की जो है एलिग्री कौन थी? ठीक है, आंसर सी है मैरियाने। ठीक है, फ्रांसीसी राष्ट्र की जो प्रतिनिधित्व करने वाली महिला रूपक का नाम क्या था? मैरियाने। चौथा प्रश्न है, विच रीजन इन द हैब्सबर्ग एम्पायर हैड अ लार्जली जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी? किस रीजन में हैब्सबर्ग एम्पायर के, हैब्सबर्ग साम्राज्य के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जर्मन भाषी अभिजात वर्ग था? बी बोहेमिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबियन क्लब? जैकोबियन क्लब का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो आंसर है बी टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स। ठीक है, गतिविधियों और अभियानों का आयोजित करने के लिए। इनकरेक्ट पेयर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। आपको पता है कि भाई एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में जो है, एनसीईआरटी में बहुत सारे नाम दे रखे हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, बी होगा मेक्सिको। मेक्सिको में जो है मसोल नहीं बोला जाता। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मेक्सिको में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस soil is found also found in the eastern coastal plains in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी रिवर्स के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि इन नदियों के जो डेल्टा है उस पे पूर्वी तटीय मैदानों में ये जो है मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का आपको नाम बताना है, बी जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर। एल्यूवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेजर टू इंश्योर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ? सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण उपाय है? पहला जो ऑप्शन है, प्लांट यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का नियोजित उपयोग, ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इनको ट्राई कीजिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके, और मुझे उम्मीद है आपने ट्राई भी किया होगा। जो फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा सी, एन एरिया ऑफ द सी इन विच अ सोवरेन स्टेट हैज स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। क्या मतलब? समुद्र का एक क्षेत्र जिसमें संप्रभु राज्य को समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार है। अब आपका एक फायदा है इसमें, क्योंकि एग्जाम में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। आपका जो पेपर है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी। आप जो है आराम से, जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश देख लो, जिसको इंग्लिश समझ में आ रही वो हिंदी देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं? आंसर है सी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अ फील्ड गिवन टू अ फार्मर ऑन लीज फॉर क्रॉप कल्टीवेशन? एक किसान को फसल की खेती के लिए पट्टे पर दिया गया है खेत। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स? यह इनमें से किस प्रकार का संसाधन का जो है उदाहरण है? नेशनल रिसोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स पावर शेयरिंग इज बेस्ड अपॉन? पावर शेयरिंग जो है किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, इसका भी सी आंसर हो जाएगा। शक्तियों का वितरण, सत्ता का बंटवारा शक्तियों के वितरण के बेसिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट? इनमें से जो है कौन सा रूरल लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है? देखो भाई, पंचायत और ये जो है
पंचायत, जिला परिषद, ग्राम सभा, ये सब जो है रूरल में आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता। नगर निगम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ तमिलियंस इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल की जो है, तमिलों की कितनी परसेंटेज है? तो आंसर होगा ए 18%, ए 18%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15, इनमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन श्रीलंका एंड बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम में जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ठीक है, तो इन श्रीलंका पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सोट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी, मतलब श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने तमिल भाषी अल्पसंख्यक के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने की मांग की। मतलब ये बोल रहा है कि श्रीलंका में जो आपके कौन है गवर्नमेंट है, उसने कहा है कि जो तमिल स्पीकिंग है उसकी डोमिनेंस होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। इन बेल्जियम डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेंस अपॉन फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी, यानी कि बेल्जियम में डच वालों ने जो है अपना वर्चस्व थोपने की कोशिश की। किस पे? फ्रेंच वालों पे। ऐसा भी नहीं है। तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तमिल्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो है, यानी कि संघीय सरकार की जो है वो डिमांड कर रहे थे। ऐसा भी कुछ नहीं था। आंसर होगा डी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल प्रिवेंटेड बाय द डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि बेल्जियम ने क्या किया था, एक संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि क्या किया था, बेल्जियम के एकात्मक सरकार ने संघीय सरकार में परिवर्तन ने रोक दिया। यहाँ पे जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस पे फोकस मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि भाई आप जो हिंदी वाले वो आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जानते हो कि इसको समझ सको। ठीक है, तो बेल्जियम में क्या हुआ था, एक यूनिटरी गवर्नमेंट से बेल्जियम का जो ट्रांसफर था वो फेडरल गवर्नमेंट में यानी कि संघीय सरकार में परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following institution plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन ये क्या होता है भाई? कार्यान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सी संस्था है? ठीक है, बताइए। आंसर है जुडिशरी। जुडिशरी। अरे कहाँ भाग रहा है भाई? रुक जा 1 मिनट देखने दे। हाँ ठीक है, आंसर है सी, जुडिशरी। सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है भैया? जो भी संवैधानिक मतलब कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो भैया जुडिशरी उसको देख लेती है। भाई, होम द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? आंसर है डी, बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग। बेल्जियम में जो है सामुदायिक सरकार को एक भाषा वाले लोग ही जो है वहां पे उसे चूज करते हैं। Which of the following is not a component of Human Development Index? जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर है डी, पॉवर्टी रेट। गरीबी दर जो है उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी उसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में इनमें से जो है यानी कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भैया मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। आंसर है डी, आंसर है इसका भी डी। वैश्वीकरण की सहायता से भारतीय मसालों को विश्व भर में पहुंचाया गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन स्पाइसेस को अक्रॉस द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ यूनाइटेड नेशन स्टेट व्हेन फ्रेडरिक सोरियो पेंटेड। जब फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग बनाई थी उस टाइम पे किस कंट्री का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र राज्य नहीं था जब फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग बनाई थी? बी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी तब तक यूनाइटेड जो है यूनिफिकेशन उसका नहीं हुआ था। 21 कह रहा है, व्हाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ये जो है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं पर प्रावधान करता है, सही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास पर भी केंद्रित है, ये भी सही है। आंसर होगा सी, दोनों ए और बी, सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? लिनसीड, यानी कि अलसी जो है वो एक रबी फसल है। जो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। इनमें से कौन सी एक्टिविटी, इनमें से कौन सी गतिविधि जो कि द्वितीय क्षेत्र में आती है बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, जनरेट सर्विसेज नहीं, ये तो नहीं है।
नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, यही है भाई, नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उनको चेंज कर दिया जाता है, यानी कि विनिर्माण के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों को बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर रिस्टोर्ड टू पावर मैनी लिबरल माइंडेड पीपल वेंट अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ, यानी कि कुछ लिबरल माइंडेड पीपल यानी कि जो कुछ उदारवादी लोग कहाँ चले गए थे रिप्रेशन में, ठीक है, वो अंडरग्राउंड गए थे, किसकी वजह से, किस चीज की वजह से जो है वो अंडरग्राउंड चले गए, यानी कि अंडरग्राउंड ऐसा नहीं है उन्होंने गड्ढा खोल लिया उसमें छिप गए, यानी कि वो छिप गए थे, है ना, रिप्रेशन इज। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी यानी कि खंड बा, जिसके अंदर आपको 22 में से 18 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप अपने आप करना, होमवर्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन अभी करना है आपको, वीडियो को पॉज करके। आंसर बता रहा हूं, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि भैया जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी उसमें किस चीज पे फोकस किया था कंजर्वेटिव्स ने, यानी कि रूढ़िवादियों ने वियना की कांग्रेस में किस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित किया था। टू एस्टेब्लिश सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए, यूरोप में समाजवाद की स्थापना करने के लिए, नहीं भाई। डेमोक्रेसी लाने के लिए फ्रांस में, ये भी नहीं था, फ्रांस में लोकतंत्र की कोई भी वो नहीं थी उसमें। टू री एस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, यूरोप में शांति और स्थिरता का फिर से स्थापना करना, ये सही है भाई, ठीक है, ये तो सही हो गया। और देख लीजिएगा, और टू सेट अप न्यू पार्लियामेंट इन ऑस्ट्रिया, ये तो गलत है, ये गलत है। तो भैया ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी जो है, केवल तीसरा जो है इसका आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वेक में, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन वहां पे आए थे। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इसका करेक्ट आंसर, राजनीतिक और संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन, यानी कि जैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, किस प्रकार की सरकार है जहां नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। आंसर होगा वैध सरकार, यानी कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई द क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है आपको, क्लूज दे रखे, ये जो है रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगता है, यानी कि सैंडी सॉइल पे जो है अच्छे से होता है, ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में होता है, ठीक है। आंसर है बाजरा, बाजरा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो हो सकता है आपके यहाँ भी बाजरा होता हो, हमारे गांव में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है भैया, किस स्टेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है इनमें से। भैया आंसर होगा गुजरात, गुजरात में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना, ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि इसका आंसर बताऊं उससे पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। आंसर इसका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, Why there is a need to give space to diverse social groups to the administration of a democratic country, किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो है प्रशासन होता है उसमें सामाजिक समूहों को जो है स्थान क्यों दिया जाता है, मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को हमें क्यों जगह देनी पड़ती है वहां पे अपनी क्या कहते हैं सरकार के अंदर क्यों देनी पड़ती है भाई। टू अवॉइड मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद से बचने के लिए, ठीक है, सही बात है। एक्युमुलेशन ऑफ पावर को भी जो है हम डिफरेंट ग्रुप्स में देना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इन द हैंड्स ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, इससे अवॉइड करने के लिए, यानी हो सकता है कि केवल एक ही सोशल ग्रुप जो पावर को अपने हाथ में ले ले, तो उससे ही बचने के लिए हम करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, सॉरी डी, बोथ ए एंड बी, डी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एसर्शन दे रखी है आपको, यानी कि दावा दे रखा है, बेल्जियम मैनेज टू एकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटीज, यानी कि बेल्जियम ने इसकी जो डाइवर्सिटीज हैं उसको एकोमोडेट कर लिया है, बेल्जियम ने अपनी विविधता को समायोजित करने में कामयाब रहा है वो, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। कारण देखिए, रीजन देखिए, इट टुक इंटरेस्ट ऑफ बोथ द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज, इसने जो है डच और फ्रेंच दोनों की भाषाओं के समुदायों का हित का ध्यान रखा है, ये भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए और आर दोनों सही है, और आर। अभी एक काम करो, ये मैचिंग जो है ना इसे रहने दो, क्योंकि हमारे पास 22 में से 18 क्वेश्चन को करना था, और दूसरी बात इस मैच में मुझे कुछ गड़बड़ भी लग रही है, तो इसे कुछ रहने दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या इनमें से कौन सी है, ठीक। आगे बढ़े, आगे कैसे बढ़ जाएंगे भाई, इस क्वेश्चन तो कर ले पहले। तो इसका आंसर होगा इंडियन एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस ऑन स्मॉल फार्म होल्डिंग्स व्हिच आर नॉट लुब्रिकेटिव, बी इसका आंसर है, भारतीय कृषि जो है छोटे खेत जोत पर होती है जो कि आकर्षक नहीं है। 36वां प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोसाइटी, यानी कि आपको सोसाइटी यानी कि समाज की पहचान करनी है
देयर इज नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस एंड शेयर्ड कॉमन कल्चर, यानी कि यहाँ पे जो है कॉमन कल्चर होता है, कोई भी एथनिक डिफरेंसेस नहीं होते, कोई भी जातीय मतभेद नहीं होता है, समान संस्कृति यहाँ पे होती है, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल होते हैं यहाँ पे, एक जैसे लोग होते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, होमोजीनियस सोसाइटी। ये इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सोसाइटी। ठीक है, सॉरी सजातीय समाज। क्वेश्चन नंबर 37, जो द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प्स द लोकल गवर्नमेंट टू डीपन डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को कौन सी चीज जो है वो और ज्यादा मदद करता है? ठीक है, आगे बढ़े, इसका आंसर देख लो पहले। आंसर कैसे यहाँ पे डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पहला और दूसरा। पहला दूसरा कौन सा? ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। इसको पढ़ लो अपने आप। क्यों मैं इतनी जल्दी खींच रहा हूँ? क्योंकि आपको भी पता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपका ही टाइम बर्बाद होगा, मेरा तो कुछ टाइम बर्बाद हो रहा नहीं, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ। आपका जो है कल एग्जाम है और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, समझ सकते हो मेरी बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आपको आइडेंटिफाई करना है द रीजंस विच लेड टू द गैप बिटवीन सिन्हार एंड तमिल कम्युनिटीज, यानी कि सिन्हार और तमिल समुदायों के बीच जो है अंतर किन कारणों की वजह से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो आंसर होगा पहला और तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला और तीसरा वाला। ठीक है, पहला वाला और तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। सी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, विद फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि जैसे ही नेपोलियन की हार हुई थी उसके बाद यूरोप की जो सरकार थी उनमें उदारवाद की भावना आई थी। उदारवाद यानी कि जो यूरोप की जो गवर्नमेंट थी उनको बड़ा दुख हुआ था, यार बेचारा नेपोलियन हार गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई ए तो जो है फॉल्स है, और जब ए फॉल्स हो गया तो आंसर डी वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ए इज फॉल्स, तो आंसर जो है डी होगा। ये गलत है लेकिन आर सच है। आर क्या है? उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो। मेजनी कार्बोनरी नाम का गुप्त समाज का सदस्य था। मेजनी वाज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, एक मैचिंग है आपके सामने, इसको आप कीजिए जल्दी से। ये तो अच्छी मैचिंग है, इसको आपको आना भी चाहिए, ये चीज जो है आपको आनी चाहिए। अरे सॉरी, ये सॉरी मैचिंग नहीं है, मैचिंग नहीं है। यहाँ पे जो है आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना, मतलब इनमें से जो है कौन सा करेक्टली पेयर्ड है। पुलिस जो है यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, मैरिज कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं आती है। आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको एक डाटा दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हिच डिफाइंस हाउ इज इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्री, यानी कि आपको बताना है कि जो है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का होना कितना एसेंशियल है। ठीक है भाई, हिंदी वालों सॉरी आपके लिए, यहाँ पे हिंदी नहीं ला पाया, कुछ बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी है इस सैम्पल पेपर में। इस सैम्पल पेपर में बहुत सारी गड़बड़ है, उसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा। पता नहीं क्या हुआ है, छोड़ो यार, चलो कोई बात नहीं। आंसर होगा यहाँ पे बी, क्रूड ऑयल इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है वो मेजर सोर्स है किसका? एनर्जी का। ठीक, और क्रूड ऑयल जो है इस डाटा के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। डिक्रीज का सिंबल ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, हेल्दी एडल्ट के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा 18.5 से 24.9। ये जो है ना बॉडी मास इंडेक्स, इसको आप जो है 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में आप इसे जो है फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ने वाले हो। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, क्या है, आपने अभी जो है पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आपको बताना है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि ये जो है पारिस्थितिक, अरे यार मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ आज, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। प्रमोट्स एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी जो है एम्फेसिस करता है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर है इसका है बी, $2000। इसको आप अपने आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्रति व्यक्तिगत गणना। क्वेश्चन नंबर 45, लीला जो है सप्ताह में 5 दिन काम करती है और प्रत्येक महीने के आखिरी दिन अपना वेतन प्राप्त करती है और अपनी फार्म से चिकित्सा लाभ प्राप्त करती है, यानी कि सप्ताह में 5 दिन काम करती है और हर एक महीने के आखिरी दिन पर अपना जो वेतन है, उसकी सैलरी है, उसे हर महीने की लास्ट में मिल जाती है और अपनी फार्म से चिकित्सा लाभ भी प्राप्त करती है, यानी कि
जो ऐसे मेडिकल के लिए भी वहां पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये इसका एसर्शन, लीला एक संगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जो है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है, ये इसका कारण है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या ऑप्शन जैसे सही हो सकते हैं। तो भैया देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो मतलब यही है भैया, जो आपको जितना काम करना है उतना करना है, और आपको हर एक महीने के लास्ट दिन में जो है सैलरी भी मिल जाती है, और जो है उसमें से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे उसको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ नेटिव क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो एक शिल्पकार होता है, देशी शिल्पकार, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। आंसर होगा बी, मोर डिमांड फॉर लोकल एंड हैंडमेड गुड्स, यानी कि स्थानीय और हस्तनिर्मित वस्तुओं की अधिक, यानी कि वो चाहेगा कि जो लोग हैं वो हैंडमेड चीजों को ज्यादा खरीदें ताकि उसका भी सामान अच्छा बिके। सेक्शन नंबर सी है, और सेक्शन सी के अंदर आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 12 क्वेश्चन कैसे, आपको यहाँ पे केस स्टडी दी जाएगी, ये केस स्टडी है, आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये रहे और 4 क्वेश्चन ये रहे, 6 है, 6 क्वेश्चन ये रहे। उसके बाद 6 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 53 से 58 तक इस केस स्टडी पे बेस्ड। तो कितने हो टोटल, कितने हो गए 12 क्वेश्चन। इनमें से आपको जो है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद ये है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये अलग से है, ये तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, इस वाले केस को। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ लो। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। इसे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, बस रीडिंग आपको मारनी है जल्दी से। इंग्लिश वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन होता है, एक ही कार्ड जो हुआ था ब्रिटेन का, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये जो एक 30 ईयर लॉन्ग वार हुआ था भाई, वहां तो स्ट्रेंज केस था, वहां पे कोई वार हुआ ही नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई भी जो है 30 साल लंबा कोई भी युद्ध यहाँ पे नहीं हुआ था, तो पहला गलत है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल था, ये भी कुछ हमें नहीं भाया, ये वाला बहाना कुछ नहीं लगा हमें सही। यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड थ्रू पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जुगेशन ऑफ वेरियस एथनिसिटीज बाय द इंग्लिश, ये सही है भैया। क्या हुआ था वहां पे, एकीकरण हुआ था अंग्रेजी द्वारा, विभिन्न जातियों के राजनीतिक और सामाजिक अधीनता के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया था। ठीक है, सी सही है यहाँ पे। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, इंग्लैंड वाज अ पावरफुल नेशन एंड इट्स वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ ए नेशंस प्राइड, यानी कि इंग्लैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र था, उसका विश्व प्रभुत्व राष्ट्र के गौरव का आधार था। यही इसका एकमात्र स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए, ओनली फर्स्ट। ठीक है, ये सब गलत है, आप इनको अपने आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई कीजिए, और इनका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है इसका। ठीक है, तो भैया इनके आंसर्स आप देख लो एक बार, ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, ठीक है भाई। आगे आप जो है इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके, और आने वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स अब आपके सामने आने वाले हैं, ये हैं भैया इनके आंसर्स। ठीक है, ठीक है भाई, और ये है आपके अगले क्वेश्चन, इनको भी आप ट्राई कीजिए, और इनके आंसर्स हैं ये। ठीक, चलिए अब आता है मैप वाला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो है फिक्स है आना दो। तो मैप के कुछ जो है लेमिनेटेड चीजें होती हैं, सबको पता है कि ये चीजें जो है मैप में आएंगी। मैप का वर्क भी जो है, मतलब स्कूल वाले और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैप वर्क मैप वर्क मैप वर्क, उन्हीं को आपको देख के जो है ये कर लेना है। मैप वर्क वाली कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन करो आप। तो ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डैम विच इज मार्क्ड एज ए, मतलब ये जो है यहाँ पे जो कौन सा वाला डैम है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया राणा प्रताप सागर डैम, ये जो है आपका कौन सा स्टेट है, ये वाला ये है राजस्थान, जिसके अंदर ये जो है राणा प्रताप सागर डैम पड़ता है, राणा प्रताप सागर बांध। और ये जो है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये कौन कौन सी स्टेट्स है आपको बताना है। ठीक है, ये है भैया मेघालय और बिहार, ये जो है ये है मेघालय और ये है आपकी बिहार। ठीक, मेघालय और बिहार इसका करेक्ट आंसर है। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लेके आएंगे कल आपका एग्जाम है, और कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा
क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आपको मैं सारे के सारे आंसर्स बता दूंगा जिससे कि आप अपना स्कोर जो है आसानी से चेक कर सकते हो। कम से कम समय में कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है? नहीं। ओके, थैंक यू।